पोएट्स एंड पैनकेक पढ़ने वाले हैं हम, जिसे लिखा है अशोका मित्रन जी ने। ये एक तमिल राइटर है और इन्होंने अपनी जितनी भी मेमोरीज है और यादें हैं जिमनी स्टूडियो के अंदर, उन सबको एक प्यारे से बुक, जिस बुक का नाम है माई ईयर विद बॉस, उसमें लिखा है। और इस बुक में उन्होंने बातें की है कि कैसे मूवीज जो होती है ना वो इंडियन लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। उन्होंने बताया है कि जो जिमनी स्टूडियो है ना वो चेन्नई में लोकेटेड है और पहली बार 1940 में उसे सेट किया गया था और उस टाइम पे इट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और जिमनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे ना उनका नाम था एस.एस. वासन। हमारे जो पोएट है अशोका मित्रम जी, उनका बस इतना ही काम था कि जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है या जो आर्टिकल्स है उसे कट करके फाइल्स में स्टोर करना। अशोका मित्रम जी ये भी कहते हैं कि भले ही उनका जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो, मतलब ऐसा लगता हो कि वो कोई भी काम नहीं करते या फिर उनका काम बहुत फालतू है, लेकिन पूरे स्टूडियो में जो सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे ना वो खुद अशोका मित्रम जी ही थे, क्योंकि उन्हें काम के बहाने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर बल्क अमाउंट में पढ़ना पड़ता था, जिसके कारण उनके अंदर भर भर के इन्फॉर्मेशन भरा हुआ था। हमारा जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक, ये बस एक छोटा सा पार्ट है उनके बड़े से बुक माई ईयर्स विद बॉस का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम। पोएट्स एंड पैनकेक में जो पैनकेक है ना वो कोई खाने वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि पैनकेक एक ब्रांड है जो 1940s के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और जिमिनी स्टूडियो में तो पैनकेक ब्रांड के जो मेकअप मटेरियल्स थे ना वो ट्रक लोड्स में आते थे, मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आते थे। मेकअप ब्रांड है, जैसे अभी के टाइम में तुम बहुत ज्यादा पॉन्ड्स, लैक्मे और इस टाइप के ब्रांड सुनते हो ना, और 1940s के टाइम में जो पैनकेक ब्रांड था ना वो बहुत ज्यादा फेमस मेकअप ब्रांड था। हमारे पोएट कहते हैं कि गीता गार्बो, मिस गोहर और विजंती माला, इन्होंने इस मेकअप ब्रांड को तो यूज भी किया होगा, लेकिन रति अग्नोत्री जी जो है ना उन्होंने इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब तक रति अग्नोत्री जी फेमस हुई ना तब तक ये ब्रांड जा चुका था, मतलब खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। और जो मेकअप डिपार्टमेंट था जिमनी स्टूडियो का, वो माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव्स के स्टेबल के ऊपर बना हुआ था। स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। और वैसे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना उनकी दर्जन से भी ज्यादा रेसिडेंस थी उस शहर में, मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी उस शहर में। रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ जो थी ना वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उससे भी छोटे समय के लिए वो मद्रास में रुके थे। हालांकि वो बहुत छोटे समय के लिए मद्रास में रुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रख दी थी। रॉबर्ट क्लाइव की इंडिया में मूव करने की आदत थी, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ करते थे। वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं रुकते थे। उन्होंने बहुत सारी इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी है रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग जा तक नहीं सकते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने इम्पॉसिबल बैटल्स, मतलब जिस बैटल को जीता तक नहीं जा सकता, उस बैटल को लड़ी है और जीत हासिल की है। उन्होंने एक मैडन से शादी की है, मतलब कि अनमैरिड वुमेन को ही मैडन कहते हैं, सेंट मैरी चर्च में, जो कि फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में है। जिमनी स्टूडियो के स्टार्टिंग फेज में उस पूरे स्टूडियो के जो हेड थे ना वो एक बंगाली थे, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज्यादा फेमस हो गए कि वो जो स्टूडियो था ना वो उनके लिए छोटा पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने वो स्टूडियो छोड़ दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हेड बने ना वो एक महाराष्ट्रियन थे, जो कि उस पूरे स्टूडियो को अकेले हैंडल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत सारे लोग हेल्प करते थे, जैसे कि धरवर कनाडिया आंध्रा थे और मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बुर्मीज और बहुत सारे लोकल तमिल्स भी थे जो उन्हें असिस्ट किया करते थे। और इतने सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों का एक साथ होना ये दर्शाता है कि जिमनी स्टूडियो में कितना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था। लॉन्ग बिफोर AIR और दूरदर्शन जैसे चैनल ने ये नेशनल इंटीग्रेशन जैसा प्रोग्राम्स लॉन्च किया। और ये जो गैंग था ना नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का, ये लोग किसी भी डिसेंट लुकिंग इंसान को हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना सकते थे, मतलब कि रेड कलर का बड़ा सा खतरनाक दानव बना सकते थे। और लोगों को मॉन्स्टर बनाने में पोषण और लोशन का भी कम हाथ नहीं था। फिर अशोका मित्रन जी कहते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम ज्यादा आउटडोर शूटिंग नहीं होता था, ज्यादातर शूटिंग इंडोर होता था। एंड इंडोर में उन लाइटिंग्स में अच्छे दिखने ये जो मेकअप्स थे ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अशोका मित्रन जी कहते हैं कि उस टाइम पे उस स्टूडियो में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती थी, स्पेशली मेकअप डिपार्टमेंट में। हायरार्की का मतलब तुम समझ सकते हो, डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट पावर दी जाती है। जैसे कि जो चीफ मेकअप मैन थे ना वो मेनली एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाते थे, मतलब कि मेनली एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप करते थे। उसके बाद आते हैं सीनियर असिस्टेंट, जो कि साइड हीरो या फिर हीरोइन को मेकअप करते थे। उसके नीचे आते थे जूनियर असिस्टेंट, जो कि मेन कॉमेडियन और थोड़े साइड कैरेक्टर्स को मेकअप करते थे। और उसके नीचे आता है ऑफिस बॉय, जो कि क्राउड का मेकअप करता था, मतलब कि ऐसे लोग जिनका मूवी में कोई रोल नहीं होता। फिर अशोका मित्रम जी कहते हैं कि हमारे जिमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था, जिसे हम जनरली तब देखते थे जब क्राउड शूटिंग हुआ करता था, और तब हम उसे देख सकते थे एक बड़े से वेसल में पेंट को
मिक्स करते हुए, यहाँ पे पेंट का मतलब है मेकअप मटेरियल्स को मिक्स करते हुए, और हम उसे देखते थे स्लैपिंग इट ऑन क्राउड प्लेयर्स। मतलब वो जो मेकअप मटेरियल था ना वो जल्दी जल्दी लोगों में लगा देता था, सच में स्लैप नहीं करता था। होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और क्राउड्स को मेकअप करना इसलिए जरूरी था ताकि शूटिंग के टाइम में उनके फेस में ज्यादा पोर्स ना दिखे। फिर हमें पता चलता है कि वो जो ऑफिस बॉय था ना वो एक्चुअल में कोई बॉय नहीं था, बल्कि वो एक 40 साल का इंसान था, और वो जिमनी स्टूडियो में एक बड़ा स्टार बनने के लिए या फिर एक्टर बनने के लिए आया था, नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीन राइटर या फिर डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर तो बनना ही चाहता था। हाँ, उसके अंदर थोड़ी बहुत पोएट की खूबियां भी थी, बट एक्चुअल में वो बस एक ऑफिस बॉय ही था। फिर अशोका मित्रम जी कहते हैं कि उस टाइम में वो क्यूबिकल्स में काम करते थे, मतलब कि क्यूब टाइप का छोटा सा ऑफिस हुआ करता था जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज था, जिससे लोग उन्हें आसानी से आर पार देख सकते थे काम करते हुए। और ज्यादातर लोग जब मुझे डेस्क पे बैठे हुए देखते थे, जब मैं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स फाड़ता था या फिर आर्टिकल्स के क्लिपिंग्स निकालता था, तो लोगों को लगता था कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करता हूँ स्टूडियो के लिए। हाँ, और ये कोई अजीब बात नहीं है कि मेरे खुद के बॉस को भी यही लगता होगा। इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि मुझे कोई ढंग का काम दे देना चाहिए इन न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स को फाड़ने के अलावा। इसलिए कुछ लोग मेरे क्यूबिकल में आते थे बिना मेरे परमिशन के और मुझे सुनाकर चले जाते थे। इसलिए एक दिन ऑफिस बॉय आता है मेरे क्यूबिकल में और सोचता है कि क्यों ना आज इसे कुछ ज्ञान देके, मतलब इनलाइटन करके चला जाऊं कि कैसे लिटरली टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, वो भी सिर्फ बार्बर्स मतलब हेयर ड्रेसर के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि सिस्टम को गलत वे में बदल देते हैं। और जब वो ऑफिस बॉय उनके क्यूबिकल में आके ज्ञान फैलाना शुरू करता है तो अशोका मित्रन जी बस यही प्रे कर रहे थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए और ये बंदा यहाँ से निकल के भागे, क्योंकि उन्हें इस वक्त इस महाकथा से और कोई भी चीज नहीं बचा सकता था। यहाँ पे एपिक्स का मतलब महाकथा होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो। फिर यहाँ पे अशोका मित्रन जी कहते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है ना, इसका जो जितना भी गुस्सा है वो बस एक ही इंसान के ऊपर डेडिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी एम्बैरेसमेंट भरा हुआ है, जो लोग इसे इग्नोर करते हैं और इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है ना, ये इंसान मतलब जो ऑफिस बॉय है वो मानता है कि इसके पीछे बस एक ही इंसान का हाथ है, जिसका नाम है कोथामंगलम सुब्बू। और सुब्बू जो था ना वो नंबर 2 था जिमिनी स्टूडियो का, मतलब कि पूरे जिमिनी स्टूडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था ना दूसरे नंबर पे, वो था कोथामंगलम सुब्बू। हालांकि जब सुब्बू पहली बार जिमिनी स्टूडियो में आए थे तब उनका हाल उस ऑफिस बॉय से भी बहुत ज्यादा खराब था। उन्होंने तो बिगनिंग ऑफ कैरियर में और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स देखा है। जब वो इस स्टूडियो में आए थे उस वक्त तो कोई प्रॉपर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर स्टूडियो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इवन अगर एजुकेशन के मामले में भी देखें ना तो जो सुब्बू थे वो उस ऑफिस बॉय से बहुत बहुत ज्यादा पीछे थे। ऑफिस बॉय तो उनसे बहुत ज्यादा एडुकेटेड भी था। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या एडवांटेज मतलब वर्च्यू था जो कि उन्हें उस ऑफिस बॉय से अलग बनाता है? क्या इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण थे, या फिर इसलिए क्योंकि उनका पावरफुल लोगों से दोस्ती था, या फिर इसलिए कि फ्लॉप मूवी देने के बाद भी उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहता था और वो हमेशा चीयरफुल दिखते थे। तो अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे और उनकी जितनी भी क्रिएटिविटी थी ना वो जिमनी स्टूडियो या फिर कह लो उनके बॉस के एडवांटेज के लिए डेडिकेटेड थी। हमेशा से उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, इसलिए आज वो इस पोजीशन में पहुंच पाए थे। और ये सब क्वालिटीज से ये पता चलता है कि जो सुब्बू है ना वो टेलर मेड है फिल्म्स के लिए, मतलब वो स्पेशली बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हमारे पोएट कहते हैं कि ऐसे तो सुब्बू अगर खुद से कोई काम करना चाहे ना तो वो ऐसा कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें कमांड दे कि तुम्हें ये काम करना है तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते थे और तरह तरह के आइडियाज और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉल्यूशन दे देते थे। जैसे कि एक प्रोड्यूसर आता है और वो सुब्बू से कहता है कि मेरे पास एक सीन है लेकिन मुझे पता नहीं उसे इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। उस सीन में ये होता है कि एक रैट होती है, वो एक शेरनी से लड़ती है, वो भी अंडर वाटर, और वो शेरनी को हरा कर मार देती है। लेकिन मारने के बाद जब वो रैट पानी से बाहर निकलता है और देखता है शेरनी के बच्चों को, तो उस चूहे को उन शेरनी के बच्चे को देखकर बहुत दया आ जाता है और उनकी केयर करने लगता है। फिर प्रोड्यूसर कहते हैं मुझे पता है कि मुझे ये सीन दिखाना है, लेकिन कैसे दिखाना है ये मुझे नहीं पता है। इतना सुनते ही सुब्बू तुरंत 4 अलग अलग वेज बता देता है कि कैसे वो रैट जो है ना वो दया दिखाएगा उन शेरनी के बच्चों को। तो इस बात पे जो प्रोड्यूसर होता है ना वो कहता है कि गुड, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। तो ये बात सुनते ही सुब्बू तुरंत और 14 तरह के तरीके बता देता है कि किस तरह से वो इस सीन को दिखा सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि जिमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन पीरियड था ना वो तभी था जब सुब्बू जिमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डेफिनेशन दे रहा था। सुब्बू एक बहुत अच्छे पोएट भी थे और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप के और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोएम्स भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो बहुत ही सिंपल
पोएम ही लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पोएम को समझ पाए और पढ़ पाए। और सुब्बू फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर थे ना कि उनकी लिटरेचर के बारे में, मतलब उनकी पोएम्स के बारे में, उनके राइटिंग्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। मतलब उनकी फिल्म इंडस्ट्री में अचीवमेंट इतनी बड़ी थी कि उनकी ये बड़ी बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा छोटी लगती थी। ऑथर ये भी बताते कि सुब्बू जो है ना, उन्होंने एक नोवेल भी लिखी थी जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था, इतने सिंपल वे में लिखा था कि इसकी मदद से उस नोवेल को पढ़ पाना और समझ पाना बहुत ज्यादा आसान बन गया था। साथ ही में ऑथर ये भी बताते कि जो सुब्बू है ना, वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन वो कभी भी मेन रोल नहीं लेते थे, वो बस साइड रोल ही परफॉर्म करते थे। लेकिन उनकी साइड रोल को देख के ऐसा लगता है ना कि जो लोग मेन एक्टर है, मेन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनसे भी अच्छा उनकी एक्टिंग है। वैसे एक बात बताना तो भूल ही गया, उन्होंने जो नोवेल लिखा था ना, वो बिल्कुल फोल्क स्टाइल में था और उन्होंने उस नोवेल का जो पूरा वर्डिंग है ना, मतलब जो डिक्शन है ना, वो खुद से करा था। और उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासीज को रिक्रिएट भी किया था, जो कि बिल्कुल मास्टरपीस लेवल का था। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब 1950s, मतलब इसी के आसपास का टाइम ले लो। नोवेल का नेम है थिलाना मोहनम्बल। आई नो मैंने मोस्ट प्रोबेबली गलत प्रोनाउंस करा है, तो तुम लोग इसका स्पेलिंग याद कर लेना। वैसे ज्यादा चांसेस नहीं आएगा, बट हाँ कुछ भी हो सकता है, तो याद कर लेना। साथ ही में जो सुब्बू थे ना, वो बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल भी थे। वो बहुत सारे लोगों को फीड भी करते थे और बहुत सारे लोगों को अपने घर में रहने भी देते थे। जो भी उनके घर में आता था ना, वो उन सभी को हेल्प करने की कोशिश करते थे सेल्फलेसली। और वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रोविडेंट मैन थे, मतलब वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उनके पास जितना प्रेजेंट में पैसा है और एसेट है, उसकी हेल्प से वो दूसरों की मदद करना चाहते थे, चाहे वो उनके रिलेशन में हो, चाहे वो उनके एक्वेंटेंस हो, चाहे वो उनके कोई भी कैसे भी जान पहचान वाले लोग हो। फिर ऑथर कहते हैं कि इस तरह के काइंड हार्टेड पर्सन के भी कई दुश्मन थे, और इनमें से जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो था वो ऑफिस बॉय, या फिर कह सकते हैं जो ऑफिस बॉय था ना, वो सुब्बू के लिए बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता था और उनके बारे में बहुत ही खराब खराब सोचता था। आखिर सुब्बू के इतने दुश्मन क्यों थे? क्या इसलिए क्योंकि वो जिमनी स्टूडियो के जो बॉस थे ना, उनसे बहुत ही ज्यादा क्लोज या फिर इंटीमेट था, या फिर इसलिए क्योंकि वो बॉस की चाटता था, या फिर इसलिए कि वो दूसरों लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही करता था? ये चीज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, और तब तक मैं पार्ट 2 की तैयारी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस चैप्टर की जो क्लाइमेक्स है ना, उसे इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए तुम्हारे सामने लाऊं। तो तुम लोग से मिलते हैं पार्ट 2 में।